तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का हमारा सेशन होगा। इसमें मतलब जो पीवाईक्यूज हैं उनके आंसर दिए हैं, ये आपको किसी जगह मिल जाएगा, पीवाईक्यूज में मिल जाएगा। कभी कभी एक्सप्लेनेशन में चार और चीज़ें दी जाती हैं। इसमें सिर्फ पॉइंटर है, पॉइंटर फॉर्म में है कि क्या चीज़ कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में है इसमें। और पीछे के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें करना था। तो इसमें पहला है डिस्कवरी ऑफ मेजॉन। मेजॉन को किसने खोजा था? हिडेकी युकावा। ठीक है, ये जापानीज नाम लग रहा है, हिडेकी युकावा। उसके बाद पॉजिट्रॉन को किसने खोजा था? सीडी एंडरसन एंड यूएफ हेस। और थ्योरी ऑफ एनर्जी किसने दी थी? एच ए बेथ। एच ए बेथ। और थ्योरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सन एंड स्टार, अच्छा पूरा ये थ्योरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सन एंड स्टार्स, ये एच ए बेथ ने दी थी। पता है ना कि उसमें एनर्जी कैसे होती है? फ्यूजन के द्वारा। फ्यूजन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। ठीक है। फिर सिंथेसिस ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ये ग्लेन टी सीबॉर्ग। ठीक है, ये सब नाम है, टिपिकल नाम है। इसको आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। ठीक है। फिर द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिए रहेंगे उसमें से करेक्ट बताना है। ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फिजन। ठीक है, फिजन। जब एक बड़ा न्यूक्लियर कोई एटम जो है वो ब्रेक होता है, तो उसमें वो उस प्रोसेस को फिजन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यूरेनियम को जो यूरेनियम को ब्रेक करते हैं मतलब प्रोसेस के थ्रू, तो वो न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। ठीक है, वो उसी का पार्ट है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड said in a Royal Society that a man will never be able to get nuclear energy. assertion है ये, दो स्टेटमेंट assertion रीजन होते हैं। और दूसरा क्या है? he was confident that law of Einstein will fail and the volume will not converted into energy. ठीक है, ओके। तो मतलब रदरफोर्ड ने कहा था कि इंसान को कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी नहीं मिलेगी। और वो इसको इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा करने पर जो आइंस्टीन का लॉ है वो फेल हो जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये दोनों ही बात सही है, और दोनों ही करेक्ट मतलब स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे उसका। जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। फिर द पार्टिकल क्लेम टू हैव इन्वेंटेड which rebuilt the Einstein's theory of relativity, माइक्रोवेव फोटोन। ठीक है, माइक्रोवेव फोटोन में ऐसा क्या खास है? जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट और वेव दोनों की तरह फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है। फिर साइक्लोट्रॉन आर यूज टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। दिस कैन बी यूज टू confirm whether drinking water contains a gamma emitting isotope or not। ये एक डिवाइस मतलब एक वो कह सकते हैं, मशीन कह सकते हैं। ठीक है। सेंटिलेशन काउंटर, इससे पता चल सकता है कि जो हम पानी पीने जा रहे हैं उसमें गामा एमिटिंग आइसोटोप है या नहीं है। ये सब टिपिकल नाम है, इसको रट लेंगे, इसका कोई बेसिस नहीं है तो है बस ये चीज़ है। फिर एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और उससे एनर्जी वहाँ जो हमारे स्टार्स हैं उनको उसी से एनर्जी मिलती है। ठीक है, वो फ्यूजन होता है। और फ्यूजन जो बड़ा कोई एटम ब्रेक होता है, जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 235 इस्तेमाल होता है ना न्यूक्लियर बॉम्ब में। फिर स्टार्स ओपन देयर एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन से कैसे? जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो बाहर की तरफ मतलब जो हीट होगा वो बाहर की तरफ भागेगा। ठीक है, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर वो बाहर जाता रहेगा तो वो कोई भी स्टार है वो ब्रेकअप हो जाएगा ना। तो उसको उसको किस चीज़ से रोकती है? जो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको रोकता है। ठीक है, उसको कंटेन करता है। तो ग्रेविटेशन कॉन्ट्रैक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दो चीज़ों से उनको एनर्जी मिलती है। फिर द सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स इज हाइड्रोजन चेंज इनटू हीलियम, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन, ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन से ही उनको एनर्जी मिलती है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन ईच ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, फ्यूजन में बता रहा है द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन बाय ग्रेफाइट। न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे जैसे जो कोई भी एटम टूटता है तो उसमें से और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वो और ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, इसलिए वो चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। ठीक है,
न्यूक्लियर जो यूरेनियम होगा वो किसी एटम में टूटेगा, फिर वो जो उस पे वहां से जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो अगली वाले पे अटैक करेंगे और वो फिर टूटेगा, फिर उससे भी न्यूट्रॉन निकलेंगे, ऐसे करके वो चेन रिएक्शन की तरह चलता रहता है। और उसको रोकने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उनको जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको धीमा कर देते हैं, उसे स्लो डाउन कर देते हैं, तो वो फिर वो फर्दर रिएक्शन नहीं होता। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर इज मॉलिक्यूलर फर्नेस। फर्नेस क्या होता है? भट्टी जिसको कहते हैं, ठीक है, एक तरह का भट्टी। न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरह की मॉलिक्यूलर भट्टी है, फर्नेस। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर reactors are they usually have टोकामैक डिज़ाइन। टोकामैक डिज़ाइन न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपकी दो तीन कंपनियां हैं, अक्सर आप न्यूज़ में सुनोगे, एक वेस्टिंग हाउस करके कंपनी है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाती है। इंडिया भी जब कभी मतलब कोई बात होती है किसी उस बात जैसे यूएस से होगा कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, तो वो वेस्टिंग हाउस आपने कई बार नाम सुना होगा, जनरल मोटर्स की ही शायद ब्रांच है। दे ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, बहुत हाई टेम्परेचर पे क्योंकि उसमें हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। फिर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बम इज दैट चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड, ग्रेफाइट से कंट्रोल करते हैं ना, अभी पढ़ा था। ये चीज़ें न्यूक्लियर उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब में नहीं होंगी, चेन रिएक्शन चल होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है। विद रेफरेंस टू रेडियो द करेक्ट स्टेटमेंट आर रेडियो इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। फिर हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन दो चीज़ें जुड़ना, फ्यूजन फ्यूजन टूटना, ठीक है, फ्यूजन एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो मतलब कोई चीज़ टूट के और बनी और बनी और बनी तो वो फ्यूजन हुआ, टूट रहा है। फ्यूजन दो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, फ्यूज हो रहा है। विद रेफरेंस टू इंडिया द करेक्ट स्टेटमेंट आर मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। मोनाजाइट सैंड होता है ना, मोनाजाइट कंटेन थोरियम। जितने भी अपना हमारे कोस्टल इलाके हैं खासकर साउथ में, वहाँ पे मोनाजाइट सैंड मिलती है, खासकर केरला केरला में, ठीक है। उसमें थोरियम होता है, ठीक है? अब वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि तुरंत रेडियो एक्टिविटी शुरू कर दे, लेकिन वो है, उसमें पोटेंशियल है। ठीक है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनाजाइट। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी चीज़ें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, अपने यहाँ अभी भी ये चीज़ें गवर्नमेंट ही मतलब संभाल रही है, ठीक है, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। न्यूक्लियर जितने भी न्यूक्लियर फील्ड हैं, गवर्नमेंट किसी प्राइवेट संस्था से डील करेगी, पर इंडिया में कोई प्राइवेट संस्था उसको नहीं इस्टेब्लिश कर सकती। अभी उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, वो उसको प्राइवेटाइज नहीं किया गया है न्यूक्लियर फील्ड को। इवन रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन एकदम से नहीं हुआ है वो। ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया अबेंडन थोरियम। थोरियम बताया ना, जितने भी हमारे यहाँ कोस्टल एरियाज हैं वहाँ थोरियम मिल सकता है, और जो साउथ के हैं खासकर केरला वाले साइड वहाँ पे सब ज़्यादा है थोरियम का। मोनाजाइट सैंड में थोरियम होता है। radioactive element which has been found to have large reserve in thorium से related है, among cadmium, thorium, plutonium, uranium, which is not included as nuclear fuel। कैडमियम शायद रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम रॉड्स हमने सुनी है ना, कैडमियम रॉड्स इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें, उसको रोकने के लिए। फिर among मोनाजाइट, थोरियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मिनरल नॉट एसोसिएटेड विद एटॉमिक पावर, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम विच इज नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हीलियम गैस होती है, हाँ, नोबल गैस जिनको कहते हैं, वो रिएक्टिव नहीं होती हैं। एलिमेंट विच कैन नॉट बी यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन में रहा होगा तो उसमें कैल्शियम है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना, टूटना। दिस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। यूरेनियम 235 बेसिकली, ठीक है, 235 या 238। The working principle of atom bomb is nuclear fusion, nuclear fusion of uranium, and working principle of hydrogen bomb is nuclear fusion of deuterium। ठीक है, हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम इस्तेमाल करते हैं। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही वो है, आइसोटोप होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर मतलब हाइड्रोजन बम बनाने के लिए। फ्यूजन मतलब दो चीज़ें जुड़ती हैं तब उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वैसा। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड टेलर। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम सीधे सीधे पूछ सकते हैं। Enriched uranium is uranium, natural uranium in which radioactive 235 isotope is increased artificially। ठीक है, enriched uranium।
मतलब जो नॉर्मली जो यूरेनियम मिलता है वो अम, उस ग्रेड का नहीं होता कि वो तुरंत रिएक्ट कर ले, ठीक है। तो उसको इनरिचमेंट, उसको इनरिच किया जाता है। ठीक, इनरिचमेंट मतलब उसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, घटाई जाती हैं। उसके लिए भी अलग मशीन होती है। ईरान का केस आपने अक्सर सुना होगा कि वो अपने जो उनके यहाँ यूरेनियम है उसको 90% इनरिच कर रहा है। तो मतलब इंडस्ट्रियल ग्रेड जो होता है वो शायद 20% 30% तक होता है। उसके आगे जब आप उसको इनरिच करते हैं तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, खासकर बॉम्ब बनाने के लिए। तो वो 80% 90% तक इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि उनको न्यूक्लियर बॉम्ब टाइप की चीज़ें बनानी होती है। अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम लेड, ठीक है। मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट जो मिलेगा लेड रेडी, लेड जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। प्लस लेड जो होता है वो जैसे स्टार के केस में आपने पढ़ा होगा ना कि जब स्टार टूटता है, सुपरमैक्स वो होते हैं, फिर और जब और रिएक्शन होता जाता तो लास्ट में क्या मिलता है, हमें आयरन चीज़ें मिलती हैं, सॉलिड, एकदम सॉलिड मिलेगा, आयरन टाइप का चीज़, ठीक है। वैसे ही रेडियो इसमें मतलब यूरेनियम वाले केस में जब ये फिशन रिएक्शन होगा तो सबसे आखिरी में जो प्रोडक्ट हमें बाई प्रोडक्ट कह सकते हो वो मिलेगा, लेड मिलेगा, ठीक है। लेड भी लेकिन रेडियो एक्टिव होता है, पर वो बॉम्ब बनाने के काम में नहीं आ सकता, ठीक है। रेडियो एक्टिव होगा वो नुकसान पहुंचाएगा, वो अलग बात है। A radioactive substance has half-life of 4 months, 3/4 of substance decayed। अच्छा ये मतलब हाफ लाइफ पे क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पे क्वेश्चन पहले भी आते थे, अभी भी आ सकते हैं। The half-life of radioactive element is 5 years, then fraction of radioactive substance that remain after 20 years। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, 1/6, ठीक है। तो हाफ लाइफ किसी, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका वो अपने टाइम फ्रेम में आधा बचता है। मान लो कि आज वो 100 किलो है और उसकी हाफ लाइफ 10 साल है, तो 10 साल बाद वो 50 किलो बचेगा, ठीक है। फिर उसके 10 साल बाद वो 50 का 25 हो जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ में वो उसकी आधी आधी घटती जाती है वो। फिर हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 10 डेज, तो वही बताया, ठीक है, उससे रिलेटेड है। फिर अमंग द एस्टेटियम, नहीं स्टेटाइन, फ्रैंकियम, ट्राइटियम, जिरकोनियम, इट इज नॉट रेडियो एक्टिव। जिरकोनियम, ठीक है। बाकी सारे नाम याद रख लेना। क्यों? क्योंकि वो पूछ लेंगे कि इसमें से रेडियो एक्टिव कौन है, ठीक है। तो ये जो एस्टेटाइन, फ्रेसियम और ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव है, जिरकोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये दोनों सेंस में ही इसको याद रखना कि कौन सा रेडियो एक्टिव है और कौन सा नहीं है। द यूरेनियम आइसोटोप यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर 235, ठीक है, 235 इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर जो प्लांट्स होते हैं वहां पर। Metal which can be used for producing electricity, uranium. Radioactive substance emit alpha rays, beta rays and gamma rays, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा। इसमें सबसे खतरनाक कौन सी है? गामा रेज, ठीक है, गामा रेज। If the control rods are not used in nuclear reactor, chain process would go out of bound, मतलब वो फिर वो ब्लास्ट, वो न्यूक्लियर बम बन जाएगा, इस तरह से बम वाला केस हो जाएगा। अगर कंट्रोल रॉड्स नहीं दे रहे न्यूक्लियर रिएक्टर में तो वो बॉम्ब वाला केस हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा वो रिएक्टर की बजाय। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र वाला ना तारापुर। फिर इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर पावर एटॉमिक स्टेशन। यार देखना पड़ा तारापुर, जहाँ तक मुझे याद है महाराष्ट्र में या फिर गुजरात, महाराष्ट्र। द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्क इज, ये तो उस समय का रहा होगा, अभी दूसरे हैं। अजीत कुमार मोहंती, शायद अजीत कुमार मोहंती अभी भी है क्या, पता नहीं, हो सकता है लास्ट ईयर का है ना, हो सकता है। द लिंक बिटवीन ध्रुवा, पूर्णिमा और सिरस इज इंडियन रिसर्च रिएक्टर है। अच्छा ये तीनों ही जो हैं, ध्रुवा, पूर्णिमा और सिरस, ये इंडियन रिसर्च रिएक्टर है, ठीक है। द फ्यूल विच इज मेनली यूज बाय न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूरेनियम 238। अच्छा, इंडिया में यूरेनियम 238 इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं पता, ठीक है, होगा इसका कुछ लॉजिक। नॉर्मली यूज होता है 235, ठीक है, नॉर्मली 235, और इंडिया में यूज कर रहे हैं 238। 238 नेचुरल वाला होता है, वो उतना मतलब एफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए उसको एनरिच करके 235 बनाया जाता है, ठीक है। कलपक्कम, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज इन तमिलनाडु, ठीक है, प्लेस याद रखना भाई। द फ्यूल यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कलपक्कम, प्लूटोनियम, ठीक है। प्लूटोनियम बाई प्रोडक्ट है जब यूरेनियम का फिजन होता है तब प्लूटोनियम हमें मिलता है, ठीक है। प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड इसका इस्तेमाल होता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो कलपक्कम में है।
The coolant which is used as fast breeder test, which is used in fast breeder test reactor, solid नहीं लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम कूलेंट, मतलब वो ठंडा करने के लिए, शीतोष्ण ऐसा शायद कहते हैं, हिंदी में याद नहीं मुझे। ठीक है, इसमें फिर वो दिया है कि कहाँ पे ये रिएक्टर्स हैं, मतलब वो कौन से नाम नाम दिए हैं उन रिएक्टर या रिसर्च स्टेशन के, और कहाँ पे है वो। अभी हमने देखा था इंदिरा गांधी स्टेशन फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है, तमिलनाडु। ठीक है, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये हैदराबाद में है। हरिश्चंद्र रिसर्च सेंटर, ये जब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ये यूपी में है, प्रयागराज में। ठीक है, इसको अलग से भी पूछ सकते हैं वो। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कोलकाता में है। ठीक है, ये वाला हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये भी याद रखना, बाकी नाम भी, लेकिन ये वाला हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये यूपी में है, यूपी का पूछते हैं अलग से भी। फिर द इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आर एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, हैवी वाटर बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये इसमें रहा होगा ऑप्शंस में, तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कौन कौन से डिपार्टमेंट जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में ये सारे डिपार्टमेंट हैं। फिर है एटॉमिक पावर स्टेशन, और कहाँ पे हैं वो, कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में है नरोरा। ठीक है, बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में। फिर ककरापार गुजरात में है। ठीक है, ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, ककरापार गुजरात। तारापुर भी शायद महाराष्ट्र में था, ठीक है, तारापुर आया नहीं दोबारा। फिर रावत भाटा में, राजस्थान, राजस्थान वाला रावत भाटा में, कोटा। ठीक है, मद्रास का कलपक्कम है, और कैगा, कैगा कर्नाटका में। ठीक है, कलपक्कम है, एक और है ना तमिलनाडु में भी, देखते शायद आगे हो, एक और है। फिर एटॉमिक प्लांट ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड इन फोर्थ सिस्मिक जोन, फोर्थ सिस्मिक जोन नरोरा में। ठीक है, फोर्थ सिस्मिक जोन। रशिया हैज एग्रीड टू, हाँ कूडनकुलम, कूडनकुलम ये तमिलनाडु में है। ठीक है, वहाँ पे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट, 6 यूनिट बनेगी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, कुडानकुलम, कुडानकुलम और कल्पक्कम, ये तमिलनाडु में है, ये याद रखना। द फंक्शंस ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर, ये बहुत पेट क्वेश्चन है इनका। ठीक है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, ये हैवी वाटर वाला। ये कूलेंट भी, इस कूलेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं उसको, स्लो डाउन के लिए भी। ठीक है, स्लो डाउन ऑफ स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, जो हैवी वाटर है न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। फिर विच इज यूज एज मॉडरेटर एंड मॉडरेटर इन ग्रेफाइट, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ग्रेफाइट, हैवी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर, तीनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं मॉडरेटर की तरह। हैवी वाटर की प्रॉपर्टी है, हैवी वाटर मॉडरेटर की तरह और कूलेंट की तरह, दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी शायद आगे हो ये चीज़। ग्रेफाइट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब स्लो डाउन करने के लिए वो प्रोसेस। ठीक है, स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर फास्ट ब्यूटी रिएक्टर इज न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्यूजन प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, फ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, न्यूक्लियर में फ्यूजन ही यूज होगा, फ्यूजन नहीं होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर कोई भी होगा उसमें फ्यूजन प्रोसेस ही होंगे। A breeder reactor in which a breeder reactor is that which produce more fissionable material than it burns। हाँ, ब्रीडर में वो फ्यूल भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फ्यूल इन द सेंस, जैसे मान लो कि यूरेनियम 238 डाला हमने उसमें, तो वो हमें हो सकता है कोई और ऐसा वो दे रहा हो कि जो, जिसको हम फर्दर इस्तेमाल कर सकते हो अगले न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक है, इसलिए जो हमारे यहाँ थोरियम है वो पहले स्टेज में नहीं, वो थर्ड स्टेज में इस्तेमाल होगा। ठीक है, मतलब थोरियम से एक कोई सब्सटेंस बनेगा, फिर तीसरा, फिर यूरेनियम बनेगा। ठीक है, इसलिए थोरियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोरियम डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल हो पा रहा है, इसलिए वो थोरियम हमारे पास जितना भी है वो अभी काम नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए ये जो ब्रीडर रिएक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी हमारे यहाँ प्रोसेस बनाई जा रही है वो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ब्रीडर रिएक्टर्स का। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट विच हैज हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, कुडानकुलम। ठीक है, कुडानकुलम तमिलनाडु में है। द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन विच इंडिया, अच्छा, मतलब पूरे अपने यहाँ जितना भी न्यूक्लियर एनर्जी होता है टोटल एनर्जी का कितना है वो, 1.65%। ठीक है, मतलब इतने सारे हमारे यहाँ न्यूक्लियर प्लांट हैं उनका पूरा मिला के, वो केवल अपने इंडिया में जितना मतलब रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है जनरेशन, उसका केवल 1.65% वो जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो 1974 में हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में पहले में। दूसरा वाला हुआ था 1998 में। ठीक है,
मई 11 से 13, पोखरण 2 उसका नाम था। ऑपरेशन शक्ति उसी का नाम था, ठीक है। वाला स्माइलिंग बुद्धा था, ये ऑपरेशन शक्ति था, ठीक है। पोखरण 1998, ठीक है। इन मई 19, ये राजस्थान में हुआ था, पोखरण राजस्थान में, ठीक है। तो दोनों टेस्ट राजस्थान में हुए थे। बहुत खाली जगह, वहाँ पे आराम से करो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मरेगा नहीं, कुछ टूटेगा नहीं, इसलिए वहाँ पे करते हैं। फिर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो फर्स्ट यूज, ये अक्सर न्यूज में था। यूनिलेटरल मोरेटोरियम एंड मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ठीक है। डिटरेंस का मतलब समझते हैं? डिटरेंस का मतलब होता है कि जैसे कोई आपको थ्रेटन करे कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे आपको, ठीक है। तो वो पहला काम क्या करेगा, आपके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उस पर हमला करेगा, कि आप उसको उस पर हमला ना कर पाओ। तो इसलिए आप क्या करते हो, अपने सोर्स मल्टीप्लाई करते हो अटैक करने के। जल से भी मार देंगे, थल से भी मार देंगे, हाँ, आकाश से भी मार देंगे, हर जगह से मार देंगे, इसलिए तो हम पे अटैक मत करना, ठीक है। वो डिटरेंस होता है, उसको डराना, डराए रखना, कि वो हम पे हमला ना करे, क्योंकि वो हमसे डर रहा है कि हमारे पास ज़्यादा सोर्सेज हैं अटैक करने के, रिएक्ट मतलब अटैक नहीं, कैसे काउंटर अटैक करने के, ठीक है। फिर सर्न के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूरोपियन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी। CERN is a French acronym for the name of the provincial body founded 2 years ago before organization came into existence। अब ये तो उससे रिलेटेड था, अब पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन CERN एक लेबोरेटरी है जो है फ्रांस में, ठीक है। उसमें पार्टिकल रिसर्च पे और वो जो गॉड्स पार्टिकल पाया था, बोसोन बोसोन, ठीक है, गॉड्स पार्टिकल वहाँ मिला था। मतलब उसी से ही इनको पता चला कि कोई ऐसी चीज़ है जो जो मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उस पर मास देती है, मास। जैसे हमने पढ़ा ना कि लाइट जो होता है, लाइट पार्टिकल में भी हो सकता है, वेव में भी हो सकता है, दोनों में, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो वेव में भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है। जो वेव होगी, वेव के साथ आप रिएक्शन नहीं कर सकते हो। रिएक्शन जो भी आपका होगा वो पार्टिकल के साथ होगा, वेव के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। वो तो भाई लाइट लाइट तो लाइट है, वो तो उड़ जाएगी, उसका क्या है। तो जो पार्टिकल होते हैं उनको जब तक वेट नहीं मिलेगा तो वो एलिमेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उनको वेट देने के लिए बोसोन होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो उसे अटैच होता है और उनको वेट देता है, तब वो एलिमेंट बनते हैं उससे, ठीक है। फिर द लोकेशन वेयर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ITER कहाँ पे है, ये साउदर्न फ्रांस में, ठीक है, साउदर्न फ्रांस में। मैन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट member of international thermonuclear experiment reactor. If this experiment succeeds, the immediate advantage for India is that it can build fusion reactor for power generation। अच्छा, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, पावर जनरेशन, ठीक है, यही मतलब यही पर्पस है अभी। सिविल न्यूक्लियर यूज में यही पर्पस है इसका। फिर इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इनकॉर्पोरेट्स इट्स अनप्रिपेयर्डनेस टू ओपन इट्स न्यूक्लियर प्लांट टू इंटरनेशनल इंस्पेक्शन। इंडिया विल नॉट प्रोड्यूस एनी न्यूक्लियर बॉम्ब। दूसरा फॉल्स है, पहला सही है। मतलब इंडिया ने कभी कहा नहीं कि हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ठीक है, किसी भी उसमें, किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी पॉलिसी में कहा नहीं कि वो बॉम्ब नहीं बनाएंगे। उनका ये है कि वो पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अपने पास ये कैपेसिटी रखेंगे कि अगर कोई इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ तो काउंटर अटैक कर सकें। वो इंडिया पे डिपेंड है कि वो न्यूक्लियर बम से रिएक्ट करेगा या सिंपल बम से। फिर इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्लॉज था, इसमें क्लॉज था कि जो जो पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जिनको पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, सिर्फ उन्हीं के पास रहेगा, बाकी लोग के पास नहीं रहेगा जो बाद में पाए हैं, जैसे इंडिया वगैरह बाद में पाए हैं। तो इनके पास, इनको कहा गया कि तुम ये सब छोड़ दो। तो क्यों छोड़ दे भाई, तुमको मिला, हमें मिला, तो हम भी इस्तेमाल करेंगे, वही बात है। The countries with nuclear weapon states as recognized by of treaty on, वही NPT जो कहते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कॉमनली नोन एज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT। यूएस, रशिया, यूके, चाइना, बताओ, सिर्फ यही 4-5 कंट्रीज रिकॉग्नाइज हैं, मतलब जो P5 हैं, ठीक है। यूएस, रशिया, यूके, चाइना और फ्रांस, यही रिकॉग्नाइज है कि इन्हीं के पास ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रहनी चाहिए, बाकी के पास नहीं रहनी चाहिए। तो जो बाकी कंट्रीज जो पाई हैं उनके हिसाब से छोड़ देना चाहिए उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो क्यों छोड़ दे, इसलिए लोग एनपीटी साइन नहीं कर रहे, बाकी कंट्रीज जिन्होंने साइन भी किया था पहले उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंट्री बिकमिंग न्यूक्लियर पावर सप्लाई ग्रुप, इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जैसे इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहता है पर चाइना बनने नहीं दे रहा है,
चाइना हमेशा पाकिस्तान को ला देता है कि पाकिस्तान को भी एंट्री दो, और बाकी कंट्रीज पाकिस्तान पे एग्री नहीं हो रही हैं, वो इंडिया पे एग्री हो रही हैं। ठीक है। ऑल्दो इंडिया को न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले हमारे खिलाफ था इस चीज़ में कि इंडिया को नहीं देना चाहिए, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ही आता है, ऑस्ट्रेलिया देती है। ठीक है। तो इसमें इंडिया रहे ना रहे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। among the China, New Zealand, Ireland, Iran, this country is not member of nuclear supplier group, obviously ईरान। ठीक है, क्योंकि वो अपना एग्रीमेंट सुना था ना, कौन सा था वो, याद नहीं आ रहा है, वो P5+1 से हुआ था और ईरान एक साइड था। ठीक है। तो P5+1 में वो जर्मनी था, जो P5 यूएन के मेंबर हैं, और +1 जर्मनी, और वर्सेस ईरान, इनका एग्रीमेंट हुआ था कि ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर कर सकता है वो, और जो इन्रिचमेंट था वो भी बताया गया था कि 20 से 30%, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रेड जो होता है 20 से 30% चाहिए होता है, उतना कर सकता है। फिर बाद में ट्रम्प जो आया, ट्रम्प ने कहा कि ये एग्रीमेंट बेकार है, और उसने उसको फिर सैंक्शन लगा दिया ईरान पे। तो ईरान ने क्या किया, फिर से इन्रिचमेंट बढ़ा के 80%, 90% कर दिया अपने वहाँ। क्यों 80-90%? क्योंकि उसका इस्तेमाल एटॉमिक बम में होता है। ठीक है। फिर द फर्स्ट कंट्री after the ban on India was lifted by nuclear supplier group to sign an agreement that would allow supply to civil nuclear technology was ये फ्रांस। देखो, फ्रांस हमेशा से इंडिया इंडिया के प्रति अच्छा रवैया रहा है उसका। फ्रांस ने कभी इंडिया पे बैन नहीं लगाया, और इंडिया पे कभी बैन लगा तो उसने उसका साथ नहीं दिया है। इवन 1998 के बाद जब सैंक्शन लगे थे, यूएस ने सैंक्शन लगाया था, तो भी फ्रांस ने उनका साथ नहीं दिया था, फ्रांस तभी आया था मिलने। ठीक है। उनका जो भी रीज़न या लॉजिक होगा वो हमारे लिए अच्छे हैं इस मामले में। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, सिविलियन सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA सेफगार्ड। अच्छा, तो जो भी कंट्री ये साइन करती है एडिशनल प्रोटोकॉल, ठीक है, या रेटिफाई करती है, तो उनके जो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो इसके देख रेख में हो जाते हैं। मतलब वो कभी आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि हाँ आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं या दूसरा कुछ कर रहे हैं। ईरान में भी यही हुआ था, इंस्पेक्शन लोग करने गए थे, तो कुछ इनकी फैसिलिटीज थी जहाँ उन लोगों ने जाने नहीं दिया। ठीक है। बाद में पता चला कि वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। In India, some nuclear reactor kept under IAEA safeguard, while others not, because some use imported uranium and other use domestic supplies। ठीक है। तो जो डोमेस्टिक सप्लाईज जहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे इम्पोर्टेड इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे इनको भेज देते हैं, जाओ देख लो भाई, कुछ है नहीं वहाँ। ठीक है। In October 2018, India signed a deal known as एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड, ये रशिया से किया था। अच्छा, ये 2018 में किया है। ठीक है। एक 2007-8 में किया था यूएस से, वो न्यूक्लियर डील थी जिसको न्यू न्यूक्लियर डील ऐसे कुछ करके नाम था उसका। ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाई डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है। अभी एक मूवी आई थी 2-4 साल पहले, मतलब 4 साल क्या, शायद 2014 में आई थी, द इमिटेशन गेम्स, वो उसी पे थी। ट्यूरिंग की एक कहते हैं लॉजिक या मशीन थी, द ट्यूरिंग टेस्ट उसी पे बनाया था, इमिटेशन गेम्स। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विद आईसी चिप इज नोन एज IBM सिस्टम 360। अब ये सब फैक्ट है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब फैक्ट है, रट लो, वही बात है। द मेन बोर्ड ऑफ, वैसे अब कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज मदरबोर्ड। पेन ड्राइव, रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, माउस, इनपुट डिवाइस। अच्छा, ये पहले भैया लोग जब टेस्ट देते थे, एग्जाम देते थे ये UPPCS, तो उसमें ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये सब पूछ लेता था, और उन्होंने भाई अपने टाइम में उसने देखा नहीं था, उनको पता ही नहीं चलता था कि क्या है, इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। तो अब तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ये सब चीज़ें। Among the monitor, printer, mouse, plotter, which is not an output device, mouse। ठीक है। It is both input and output device, touch screen, touch screen। Most common input device, mouse and keyboard। ठीक है। फिर the body of mouse used in computer was designed about 60 year back, then it was made of wood। अच्छा, अब तो प्लास्टिक की हैं। फिर आफ्टर डबल क्लिक ऑफ माउस द इंफॉर्मेशन गोज टू CPU। मतलब ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन पहले पूछते थे USB पोर्ट
क्या प्लग इन केबल ऑफ कीबोर्ड यूएसबी पोर्ट में लगाते हो? अब ये पहले के टाइम में पूछ लिया जाता था तो लोगों को अरे यार क्या पूछ लिया ये, ठीक है, चार चीजें रहेंगी, यूएसबी पोर्ट उसमें एक रहेगा, अब लोगों को लगेगा क्या पूछ लिया ये, लेकिन अब तो सबको पता है। Computer is a device capable of storing data, capable of analyzing data, capable of maintaining total secrecy, something sometimes attacked by virus. ये important था last वाला, sometimes attacked by virus. Due to improper indiscriminate disposal of old and used computer, their parts following are released environment in as e-waste. ये important है, ठीक है, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनसे क्या ई वेस्ट जनरेट होता है, ये कहीं भी मतलब यूपीएससी में पूछ सकते हैं। खैर, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड, ठीक है, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड, ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, मतलब कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जिसमें ऐसी चीज़ें लगती होंगी, तो उसमें से ये चीज़ें एज ए ई वेस्ट निकलती हैं, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड, ठीक है। जैसे हमने देखा था अपने यहाँ इंडिया में ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी आई थी भी, ठीक है, ई वेस्ट पॉलिसी करके उस पर गाइडलाइंस भी जारी हुई थी कि कौन हैंडल कर सकता है, कैसे हैंडल करेगा, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस आई थी, वो अपडेट भी हुई थी। फिर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज सिंपली इंटरनेट, ठीक है भाई, इंटरनेट इज इंटरनेशनल कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये भी सही है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं अब इसमें। अमंग द डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डायल अप सर्विस, और कौन है लीज लाइन केबल मॉडम, स्लोवेस्ट इंटरनेट सर्विस कौन सा है? डायल अप, भाई डायल अप, जिसने डायल अप यूज़ करा हो वो जानता होगा, इसको कनेक्ट होने में ही आधे घंटे लग जाते थे, ठीक है, और इसकी स्पीड बहुत धीमे, मतलब 55 KB 56 KB की इसकी स्पीड रहती थी डायल अप सिस्टम की। अब सोचो उसमें क्या ही कनेक्ट करेगा, कैसे गूगल खुलेगा, दिन लग जाता रहा होगा। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट एनी वेबसाइट इज होम पेज, ये भी सही है। इंटरनेट सिस्टम वॉज ट्री टोपोलॉजी, internet system uses tree topology. It is not a common network topology. Grid system नहीं है, अच्छा। The internet works on पैकेट मतलब जो डाटा भेजते हैं ना उसको पैकेट कहते हैं कंप्यूटर के टर्म में या किसी इंफॉर्मेशन के टर्म में। ये जो डाटा जाता है वो पैकेट के फॉर्म में जाता है, ठीक है। आपने कोई भी रिक्वेस्ट, कोई सर्विस या कोई चीज़, तो वो पैकेट के फॉर्म में जाएगा वहाँ पे, और वहाँ से फिर प्रोसेस होकर वो पैकेट के फॉर्म में आएगा आपके सिस्टम पे और आपको शो होगा, ठीक है, वैसा। फिर IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस आईपी एड्रेस ऑफ 128 बिट, ठीक है, 128 की 256 पता नहीं, 128 लिखा है, चलो मान लेते हैं। A database that contains the name and address of various hosts on internet is called domain name system, DNS, domain name system. Bluetooth technology allows wireless communication. Bluetooth ब्लूटूथ में शायद इंफ्रारेड इस्तेमाल होता है, पता नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मुश्किल से 10-15 मीटर होगा, 10-15 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट। फिर डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइस, ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, whereas Wi-Fi uses 2.4 GHz to 5 GHz frequency, मतलब जिसकी थोड़ी रेंज ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, मतलब वाईफाई थोड़ा 20 मीटर 30 मीटर होगा, ठीक है, और ब्लूटूथ की 10-15 मीटर है, 10-12 मीटर होगी। द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया कंट्री टू प्रोवाइड गूगल्स फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस, मुंबई सेंट्रल, अच्छा ये पिछले साल का है तो हो सकता है। द फुल फॉर्म ऑफ लाइफ आइज लाइट फिडिलिटी, इसमें क्या होता है मालूम है लाइट फिडिलिटी में, कि रेस जो होती हैं जिस पे रेस पड़ेंगी वहां पे मिलेगा, वहां पे कनेक्ट होगा, या वहां पे वो मतलब वेव की जगह इसमें रेज उसका लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए चीज़ों को। द रेफरेंस with reference to Li-Fi recently news the correct statement, it uses light as medium for high speed data transmission, ठीक है, वो बताया था मैंने। फिर it is a wireless technology, it is several times faster than Wi-Fi, it is not operated by optical fiber, इसमें लाइट सीधे सीधे लाइट जाती है। ऐसा एक बात देखा था कि साउंड को भेजने के लिए वो लोग लाइट का इस्तेमाल करते थे, मान लो कि टॉर्च है, ठीक है, उसके थ्रू भेजा, और जिसके ऊपर वो लाइट पड़ेगी ना सिर्फ उसी को सुनाई देगा, बगल वाला बंदा होगा उसको कुछ नहीं सुनाई देगा, सिर्फ जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी उसी को सुनाई देगा, ऐसा था। द कंप्यूटर सिस्टम विच लिंक एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन among different countries in the world through a satellite known as, अच्छा इंटरनेट की definition एक तरह से virtual private network, a computer network access across the public internet that provide user to access their organization's network while maintaining the security of information transmitted, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अच्छा, मतलब
ये जो बड़ा इंटरनेट है उसमें भी एक छोटा सा एक तरह से अपना नेट होगा जो आपकी डाटा को सिक्योर रखेगा। आप वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकोगे जो पब्लिक में है, पर आपका चीज़ें सिक्योर रहेंगी। हो सकता है वो ना उनको ना पता लगे कि आपका आईपी एड्रेस क्या है या बाकी चीज़ें। फिर इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट, दिस इज नॉट सर्वर, दिस इज नॉट सर्वर, नेटवर्क सर्वर। इन नेटवर्क एनवायरनमेंट दिस इज नॉट सर्वर, नेटवर्क सर्वर होगा कुछ, नेटवर्क सर्वर अलग चीज़ है। द लेयर बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क इज नोन एज डाटा लिंक लेयर। ये कुछ ज़्यादा टिपिकल चीज़ें हैं। आईपी एड्रेस यूजेस दिस लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क सर्वर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। ठीक है। फिर डैश ऑफर सर्विस एज सर्च कैपेबिलिटीज, अच्छा पोर्टल। ठीक है, पोर्टल किस किस काम आता है, किसी भी काम में। जो हमारा वेब पेज होता है वो पोर्टल ही एक तरह से, पोर्टल मतलब कोई भी वेबसाइट एक तरह से। ठीक है। तलाश ये क्या है भैया, अ मल्टीमीडिया पोर्टल ऑन इंटरनेट एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इन देवनागरी डेवलप्ड बाय सीडैक। अच्छा, तलाश अब उस समय का करंट में रहा होगा इसलिए इसको पूछ लिया है। टू सेफगार्ड अगेंस्ट साइबर अटैक एंड थ्रेट्स ऑफ डाटा थेफ्ट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यही सीडैक है। ठीक है, सीडैक इन फुल फॉर्म है, कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग हैज डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर कॉल्ड नयन। नयन, अब ये करंट अफेयर्स का पार्ट रहा होगा इसलिए इसको पूछ लिया होगा। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, परम, पुणे में है परम। फर्स्ट इंडिया डेवलप इंडियन कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर वही परम है। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, विजय भाटकर। विजय भाटकर, इनका नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, विजय भाटकर। इंडिया के सुपर कंप्यूटर के जनक हैं ये। सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलप बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अनुपम। द लार्ज एंड फास्टेस्ट कॉस्टलियर कंप्यूटर, अच्छा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक्चुअली एक मॉडल होता है, मॉडल मतलब एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर उस कॉन्सेप्ट चलोगे ना तो सुपर कंप्यूटर हमेशा से थे। ऐसा नहीं कि आज जो बड़े बड़े वो एआई पावर्ड कंप्यूटर दिखाते हैं कोई और, वो ही सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है कि कोई भी कंप्यूटर वो जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, या अगर मान लो कि 10 डिवाइस हैं, उसमें जो भी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा वही सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, बेसिक लॉजिक ये है। तो अब उनको कैसे इफिशिएंट बनाएंगे, अब जैसे मान लो कि चिप्स जो माइक्रो चिप्स इस्तेमाल होती हैं उसमें, आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो छोटी होती गई उनकी प्रोसेस पावर बढ़ती गई। ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व करेगा, उसको सबसे कम टाइम में सॉल्व करेगा एक गिवन प्रॉब्लम को, वही सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, वो सुपर कंप्यूटर है। अब इसका कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं कि कितने शॉर्ट टाइम में तुम उसको निपटा सकते हो उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो वो टाइम घटता गया क्योंकि अब मल्टीपल चिप्स इस्तेमाल हो रही हैं। अब उनमें नए नए मतलब लेयर्स, अलग अलग लेयर लगा के, मतलब जैसे मान लो कि पहले एक सिंपल चिप होती थी, अब उसका एक बोर्ड बन गया, उसमें कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, कई सारे चिप्स हैं। अब उसको एक लेयर था, अब उसके ऊपर एक और लेयर ऐसी लगा दी, अब वो एक और लेयर लगा दी। ठीक है, तो उनकी प्रोसेस पावर बढ़ती गई। तो जो पहले मान लो 1 मिनट में हो रहा था, फिर 30 सेकंड में होने लगा, फिर वो 10 सेकंड में होने लगा, फिर 1 सेकंड में हो गया, फिर वो उससे भी माइक्रो सेकंड्स में हो गया, फिर नैनो सेकंड में हो गया, ऐसे करके। तो वो उनका जो टाइम था ना वो घटता गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी हो गई। तो सुपर कंप्यूटर हमेशा से एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, लेकिन अब उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा आगे, बहुत एडवांस है। फिर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर हैज बीन एबल टू परफॉर्म आर मैक्स, अब ये जो भी होगा 1194 पेटाफ्लॉप फ्रंटियर। अब ये उसकी कैलकुलेशन का वो होता है। ठीक है, यूनिट है पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स में ही आप देखोगे हमेशा। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड आर फ्रंटियर, यूएस का है, फुकागो, ये पुराना है वैसे लिस्ट, फुगाको जापान का है, और लूमी फिनलैंड का है। ये पुरानी लिस्ट है, अब तो दूसरी है। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन चाइना। ठीक है, फिर इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एरावत PSA5। हाँ, ये एरावत एक और है शायद पुणे वाला ही है क्या, पुणे में, हाँ ये यही है। ठीक है, एरावत ये पुणे में है और ये दुनिया में 75 नंबर पे है। ठीक है, 75 नंबर पे है ये एरावत। ये सीडैक पुणे में है। द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, Y2K प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू, मतलब Y2K प्रॉब्लम जो ईयर जैसे हम लिख
थे ना लास्ट में 98 99, तो ये उसके टाइम की थी कि 2000 में फिर वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो वही उसी को सॉल्व करने के लिए ये Y2 की प्रॉब्लम वही चीज़ थी कि 98 99 फिर उसके बाद 2000 आना चाहिए, लेकिन वो लास्ट का 2 डिजिट ले रहे हैं तो 0 0 हो जाएगा। हाँ, टू फाइंड सुटेबल रिप्लेसमेंट व्हेन लास्ट डिजिट ऑफ ईयर बिकम 0, वही चीज़ था, ये Y2 की प्रॉब्लम सन 2000 से रिलेटेड थी। WLL मीन्स वायरलेस इन लोकल लूप कंप्यूटर विच आर मोस्ट वाइडली यूज्ड। माइक्रो कंप्यूटर्स मतलब जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं, ठीक है, उनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है, ऑल्दो माइक्रो नहीं है, लेकिन वही है, उन्हीं को माइक्रो कंप्यूटर्स कहा गया है। द कंप्यूटर फाउंड इन डिजिटल वॉच, एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है, लेजर रे यूज्ड इन लेजर प्रिंटर, सेमीकंडक्टर लेजर, ठीक है, सेमीकंडक्टर लेजर। द प्रिंटर यूजली यूज फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग इज लेजर प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर इज टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, कई अलग अलग तरह के प्रिंटर आते हैं, जैसे आपने सुना होगा इंक जेट, डेस्क जेट, लेजर जेट, ठीक है, तो उसमें अलग अलग चीज़ों अलग अलग प्रोसेस होता है। एक जो होता है लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, ठीक है, एक होता है पैराग्राफ प्रिंट करेगा, एक होगा पूरा पूरा पन्ना प्रिंट करेगा, एक होता है पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ मार दिया फर 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 फर, ठीक है, एक पूरा वही सारा आ गया, ठीक है। फिर WWW मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, इनके जनक माने जाते हैं। टिम बर्नर्स ली का देहांत लास्ट ईयर हुआ है मेरे ख्याल से, उन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था, ठीक है। ये एक कंप्यूटर रिसोर्स को दूसरे से जोड़ता है, इट लिंक्स टू अदर कंप्यूटर रिसोर्स, ठीक है। हाइपर मीडिया सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ सिस्टम नीड्स अ विल टू डू अच्छा, रिलेटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न स्ट्रक्चर्स, मतलब आखिरी वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब भी ठीक है, वो भी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है। Among the cyberspace upload, optical storage and modem, this is not infotech terminology, optical storage, ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज कुछ जैसा कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से। फिर among the login password, modem, पिनाका, which is not an infotech terminology, पिनाका, ये पिनाका तो मिसाइल वसाइल में सुना है यार, पिनाका रॉकेट्स, ठीक है। सम पार्ट ऑफ infotech terminology आर प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्काइव, आर्काइव होता है, आर्की लिखा है, आर्की। A set of rules that govern data communication is called protocols, या protocols का मतलब ही वही होता है। Set of protocol which defines all transmission exchange across internet, TCP/IP, TCP/IP। Junk email is called spam। spam आपके फोल्डर जब भी जीमेल खोलोगे ना, उसमें देखना एक स्पैम फोल्डर होता है, तो जो फालतू के ईमेल आते रहते हैं वो इसी पहले स्पैम फोल्डर में जाता है। फिर among the computer art, music and sports, the word spam is related to computer, ठीक है, ऑब्वियस बात है। Sending an identical email repeatedly to particular address by any abuser is called email bombing, ठीक है, मतलब कोई बंदा बार बार एक ही ईमेल, एक ही तरह के ईमेल भेज रहा हो आपको, तो उसको ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। डक डक गो इज सर्च इंजन, बताओ, ये तो पता ही नहीं था, डक डक गो ये कब आया था भाई। एमंग द गूगल, अल्ता विस्ता, साइंस डायरेक्ट, ऑर्कुट, दिस इज नॉट अ सर्च इंजन, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्कुट, जो लोग पुराने ज़माने के होंगे उनको ऑर्कुट के बारे में पता होगा, ये फेसबुक के पहले का ज़माना था। Among Baidu, Packet and Cookie, the search engine is Baidu। Baidu मेरे ख्याल से चाइना में इस्तेमाल होता है सर्च इंजन, वहाँ गूगल नहीं चलता है, वो अपना ही इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन। बिंग इज वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, बिंग। याहू, गूगल, एमएसएन आर इंटरनेट साइट, इंटरनेट साइट्स भी हैं और ये सर्च इंजन भी हैं। याहू, गूगल, याहू तो बहुत चलता था पहले, गूगल के पहले, गूगल ने खराब कर दिया उसको। द वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय गूगल क्रोम, ठीक है, ऑब्वियस बात। Among the Opera, Google Apps, Vivaldi, Mozilla Firefox, uh, which is not web browser, Google Apps तो स्टोर हाउस एक तरह से। वेब क्रॉलर इज वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन वेब स्पाइडर, अब ये क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता। वाईमैक्स इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस, वायरस मतलब वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है भैया, याद रख लेना, वायरस वो वाला वायरस नहीं है जो डिसीज वाले में होता है, वायरस इसका भी है पर इसका फुल फॉर्म अलग है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसमें क्या भी होता है, जब भी आप कहते हैं ना सिस्टम में वायरस आ गया, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन सारी सीज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, वहीं रुक जाएंगे, ये फंक्शन नहीं करेंगे, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को वायरस यहाँ कहते हैं, वायरस पड़ गया इसमें, वायरस आ गया है, ठीक है।
कंप्यूटर वायरस इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक तरह का प्रोग्राम ही होता है वो, जब इसे डिज़ाइन किया जाता है या किसी लूप में भेज देता है उसको। एंड इंटरनेशनली डिसरप्टिव सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड्स फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर वायरस, ठीक है। हाँ, ये भी इसकी एक खासियत होती है कि मान लो कि किसी सिस्टम में एक वायरस है और आपने पेन ड्राइव लगाई, ठीक है, पेन ड्राइव लगाई और फिर वो पेन ड्राइव जाके किसी दूसरे सिस्टम लगा दी, अब अगर उसमें एंटीवायरस नहीं है तो वो उसमें भी चला जाएगा और उसमें भी वायरस चला जाएगा। जैसे कोविड में होता था, ठीक है, वो तो ओरिजिनल वायरस था, मतलब डिसीज वाला, ये सिस्टम वाला वायरस है, ये सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल होता है। द वायरस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। द वायरस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर इज कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर वायरस इज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट replicate itself. A computer virus is destructive program. बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे तो। फिर क्या है? The program that has capability to infect other program and make copies of itself and spread into a virus से related है। फिर firewall is used in communication network for protection of unauthorized attack, unauthorized attack। One of the first virus to attract widespread public attention designed to infect MS-DOS on 6th March 1992। इसका मतलब इसका नाम था माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो वो थे मूर्तिकार, ठीक है, इटली में। तो उनके नाम पे ये वायरस था। ये MS DOS को इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया था 1992 में और उस समय चर्चा में आया था, ठीक है। स्टक्सनेस स्टक्सनेट worm detect in computer of Iran was a malicious program to sabotage nuclear centrifuge। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब जब ईरान अपना शुरू किया था इसने, जो अपना इनका न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट वगैरह था, तो उसको इन्फेक्ट करने, उसको रोकने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए एक वायरस भेजा गया था, स्टक्सनेट। ये जो उन लोगों ने इक्विपमेंट यूज़ किए थे, वो शायद यूएस से मंगाया था, कहाँ से, उसमें वो वायरस था, ठीक है। और उसी से उनका वो इंस्टॉल हुआ था वो सिस्टम प्रोग्राम जो भी था न्यूक्लियर वाला उस समय। पेगासस स्पाईवेयर, ये भी चर्चा में था, इसराइल से है, ठीक है। द वानाक्राई, पिटाया, इटर्नल ब्लू, ये साइबर अटैक्स। वानाक्राई तो आपको पता ही होगा। American Television and Telegraph has developed such computer procedure which gives multi-user environment, Unix, Unix, Linux, Unix आपने सुना होगा, Unix ही है, ठीक है। True statement about GNU operating system, it's the full form is GNU, not Unix. GNU is not Unix. अच्छा, it was started by Richard Stallman. It is not open source software. अच्छा, it is an open source software. इट इज IT लिखा, इट इज कंपेटेबल विद यूनिक्स। यूनिक्स लाइनक्स दो तीन चीज़ें होती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे अपने हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का OS, ठीक है। वैसे ही यूनिक्स लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, अब नहीं चलते उतने, पहले शुरू में इनका था क्रेज। MS DOS was first released in 1981। MS Windows 11 was released in, अब ये सब क्वेश्चन तो भाई बहुत टिपिकल है, कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है, कोई भी नहीं बता पाएगा कि विंडोज 11 या विंडोज 12 कब रिलीज हुआ है। विंडोज 3 a पॉपुलर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिलीज्ड माइक्रोसॉफ्ट ईयर, बताओ 1990। अब ये सब कौन याद रखेगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये इजी क्वेश्चन है। यूनिक्स, जावा, ओरेकल, MS ऑफिस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, इससे केवल यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस तो पता है जिसमें वर्ड वगैरह होते हैं। ओरेकल भी ऐसे ही है जो डाटाबेस मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर है वो भी, ठीक है। जावा एक जावा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप जिसकी मदद से, लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, ठीक है। टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। अच्छा, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल, ये हैं कंप्यूटर की मेमोरी अलग अलग। जैसे हम फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे, CD ड्राइव यूज़ करते थे। सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें हमारा ये पेन ड्राइव वगैरह हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय बिट्स, ठीक है। बाइनरी नंबर 0 1, बाइनरी कोड फॉर 7। अब तो ये नहीं पूछते भाई, बाइनरी नंबर पहले पूछते थे कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो वो बना सकते हो, जिसको आता है वो बना सकता है, जब नहीं आता तो फिर छोड़ दो भाई। बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट 0 1 among 8421 5211 कोड, ग्रे कोड एंड बाइनरी कोड, द सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड। अब इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो अच्छा है, इसको छोड़ देना तुम। द बाइनरी एडिशन 1+1 विल रिजल्ट 0 विथ कैरी 1, ये पहले पूछते थे, अब तो नहीं पूछते सब।
memory of a computer is commonly expressed in terms of kilobyte or megabyte. A byte is made of 8 binary digit. ठीक है, बिट होता है 01, बाइट होता है 8 बिट का, ठीक है, या 8 बाइनरी डिजिट का बाइट। बिट अलग चीज़ है, बाइट अलग चीज़ है, मतलब रिलेटेड है लेकिन यूनिट है अलग अलग, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट, ठीक है। 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट, वही क्वेश्चन बार बार है। द नंबर ऑफ बिट इन किलो बाइट 8192। अच्छा, ठीक है। फिर द मतलब ये जो हम कहते हैं ना कि कितने कितने एमबी का है, कितने जीबी का है, वो चीज़, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो होता है कैलकुलेशन, वो अलग है। मतलब ये टू की पावर में होता है, टू की पावर में, टू की पावर एन कर दो, ठीक है। उसमें 1 2 3 4 जितना जोड़ोगे उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से बढ़ता है, इसमें टू की पावर में बढ़ता है, ठीक है। द टर्म बिट द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, ठीक है। बिट, बाइनरी डिजिट, 01, ठीक है। बाइट का मतलब 8 बिट्स। द लेंथ ऑफ वर्ड इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बिट्स। 1024 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट, ठीक है। किलोबाइट से मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, ऐसे चलता है। इन बाइनरी सिस्टम 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024। 1024 क्यों? क्योंकि ये टू टू की पावर में जाएगा ना, टू की पावर 512, आपने सुना होगा, 256, 512, फिर 1024, ऐसे करके ये बढ़ता है। तो ये इसमें कंप्यूटर के फॉर्म में वन एक थाउजेंड जो होता है 1024 हुआ, ठीक है। 1024, थाउजेंड जो होगा वो 100 नहीं होगा, 1024 होगा, ठीक है। 1024 क्यों लिया, ठीक है। तो 1000 मतलब 1000 KB, 1000 KB मतलब 1 किलोबाइट, हाँ, मतलब 1 किलोबाइट 1 KB। जब ये 1000 किलोबाइट हो जाएगा तो वो 1 मेगाबाइट हो जाएगा। फिर अमंग केबी, एमबी, जीबी, टीबी द स्मॉलेस्ट मेमोरी इज केबी, ठीक है, बताया था अभी। केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी आएगा। ये थाउजेंड थाउजेंड का डिफरेंस है सब में, ठीक है। 1000 KB इक्वल टू 1 MB, 1000 KB इक्वल टू 1 GB, 1000 GB इक्वल टू 1 TB, ठीक है। अब तो हार्ड डिस्क में टेराबाइट में आती हैं। ये देखो, यही ये दिया हुआ है। 1 किलोबाइट 1024, 1000 बताया था कि 1024 होगा, क्योंकि 1000 नहीं लिखते ना कंप्यूटर के उसमें फॉर्म में। जो वो टू की पावर में जाओगे तो टू की पावर में तुम्हें 1024 मिलेगा, 1000 नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए। तो 1 MB 1 किलोबाइट, मतलब 1 MB मतलब 1024 किलोबाइट, फिर 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 TB 1024 गीगाबाइट, ठीक है, ऐसे करके। इन कंप्यूटर लैंग्वेज नंबर ऑफ बाइट इन 1 मेगाबाइट, ठीक है। अब ये तो बाइट, बाइट अलग चीज़ है, बाइट। अब उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो पता चलेगा यही आएगा लास्ट में। ये इनको ये देखो, यही 1024 करके है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करते जाओगे 1000 से तो ये आएगा लास्ट में। अ मिलियन बाइट इज अप्रोक्सीमेटली मेगाबाइट। द टर्म एमबी यूज फॉर मेगाबाइट, ठीक है। यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर एज अ ग्रुप 16 बिट। अच्छा, 16 बिट का इस्तेमाल करते हैं यूनिकोडिंग, ठीक है। क्वांटम इंफॉर्मेशन में क्या होता है, क्यूबिट बताया था, क्वांटम बिट्स होती हैं वो। क्वांटम बिट अलग है क्यूबिट से, मतलब जो बिट इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर में उससे अलग है ये क्यूबिट्स। क्वांटम बाइट्स जिनको कहते हैं, क्वांटम बिट। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टर्म क्यूबिट मेंशन क्वांटम कंप्यूटिंग के सेंस में है, ठीक है। उसमें 01 का इस्तेमाल नहीं होता है, 01 होगा भी तो उस उनका कहना है कि वो अपने क्वांटम कंप्यूटर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको पढ़े होंगे, उसमें पता चलेगा, ठीक है, कि 01 के बीच में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो उस पर बेस है। फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। .NET framework has been developed by Microsoft. Java is an open source technology developed by Sun Microsystems, ठीक है। जावा एक कह सकते हैं लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। .NET भी एक तरह का वही है, उसकी ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनते हैं .NET का इस्तेमाल करके। An exclusively private network used by employees of a company in a single location will be classified as local area network, ठीक है। मान लो कि कोई ऑफिस है, उसमें सारे सिस्टम को इंटरकनेक्ट कर दिया गया, तो वो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। ईथरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ लैन। ईथरनेट वायर केबल होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू सारे आप
लैपटॉप को अपने जैसे मान लो कि 4 लोग एक रूम में बैठे हो और अब सारे लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो वायर से, ठीक है। एक वायर वो वाले जिसमें डबल एंड में होता है, और सबको कनेक्ट कर दो एक दूसरे से। तो वो ईथरनेट का इस्तेमाल करके आप लैन बना रहे हो। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, डाटाबेस फील्ड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन with relation to computer ALU, arithmetic logic unit, ये सब CPU का पार्ट है। फिर इन कंप्यूटर डिक्शनरी द लेटर CD कंपैक्ट डिस्क, पुरानी चीजें हैं, अभी भी है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें तो। कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, अच्छा ये अब तो चलो खैर, मैग्नेटिक टेप और डिस्क ये पहले की चीज़ें थी, अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं भाई, हार्ड डिस्क आ गई है, टेराबाइट में है, उसमें इससे ज़्यादा चीज़ें उसमें आ सकती होंगी। A new optical disc format known as Blu-ray disc, बताओ ये Blu-ray disc कब आई थी? 2007 वक्त के आसपास शायद, उसके पहले, ठीक है। is becoming popular in this way it is different from traditional DVD. DVD support standard definition video while Blu-ray disc support high definition video compared to DVD। अब इसका कोई मतलब नहीं यार। Among printer compiler mouse and keyboard it is not a computer hardware compiler। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है या लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। एमंग मैग्नेटिक टेप प्रिंटर असेंबलर CRT इज नॉट हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन सा नहीं है? असेंबलर। असेंबलर भी दूसरी चीज़ होता है। असेंबलर एक तरह से वो, इसमें ही जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग था उसी में इस्तेमाल होता था, ठीक है। वो असेंबली प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते थे, असेंबली प्रोग्रामिंग उसमें इस्तेमाल होता था। एमंग द माउस प्रिंटर मॉनिटर एक्सेल इट इज़ नॉट अ हार्डवेयर। अच्छा हार्डवेयर के एग्जाम्पल दिए हैं। सॉफ्टवेयर कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर कौन सा? कंपाइलर, ठीक है। एमंग द इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल, लाइनक्स, ओपन ऑफिस कौन सा भैया इसमें से? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का था, ठीक है। और अभी भी है, अभी भी उनकी का ही है। तो ई से एच कर दिया है, गूगल क्रोम आ गया है, अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। इट इज़ नॉट ऑफर्ड ऑन इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग हार्डवेयर एज सर्विस। चलो, इंडेक्स होल वॉज रिलेटेड टू फ्लॉपी डिस्क। अब नहीं फ्लॉपी डिस्क होती, बहुत पहले ही डिस्कार्डेड हैं ये सारी चीज़ें। IR IRQ6 was commonly assigned to floppy driver controller। अब ये सब क्वेश्चन पुराने हैं, इनको हटा देने चाहिए थे वैसे तो इसमें से, लेकिन इन लोगों ने इसलिए रख दिए होंगे कि चलो कभी भी पूछा गया है तो पूछ सकते हैं। वैसे अब कोई सेंस नहीं होगा, सबको याद होगा। प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर्स बेसिक फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, brain of the computer CPU, most important part CPU, CPU refers center processing unit, function of computers decode program instruction, these are software that used word processing, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। ये सब मतलब ये 2010 के पहले के क्वेश्चन हैं ये सारे, ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछता, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड इज यूज फॉर प्रोसेसिंग डाटा टेक्स्ट, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सप्रेस एक्सेल स्प्रेडशीट, इसमें सेल वो छोटी छोटी, आपने कभी एक्सेल स्प्रेडशीट देखे हैं? उसमें छोटे छोटे वो रेक्टेंगल्स होते हैं, वो सेल उनको कहते हैं। द वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3 इज फाइल। ऑब्वियस बात है यार, फालतू ही खोल लिया मुझे लग रहा है इसको, तो ये सब तो सबको ही आता होगा। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किल, miniaturization of a present day computer has been possible due to use of integrated circuit chips, IC chips made of सेमीकंडक्टर। हमने देखा था दो तरह के एलिमेंट होते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। देखो सिलिकॉन इसमें लिखा, जर्मेनियम भी इस्तेमाल होता है। इन कंप्यूटर चिप्स इट इज मेड ऑफ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। नंबर ऑफ IC क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बहुत छोटी छोटी, अब कभी पता नहीं चिप मिले कि नहीं, बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं उस पर लगे होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स पे। फिर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। मॉडेम आपका इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता था, अभी भी होता है। अब तो इनबिल्ट मॉडेम आते हैं, पहले अलग से लगता था। और उसमें क्या था कि वो कन्वर्ट करता है जो डिजिटल सिग्नल होता है, जैसे हमारा जो सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नल समझता है, ठीक है। और बाहर से जो चीज़ें आती थी वायर से, तो वो एनालॉग सिस्टम लाती थी। तो भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए उनको कन्वर्ट करना पड़ता, तो मॉडेम ये काम करता था, ठीक है। अ डिवाइस इन बाय विच डाटा आर ट्रांसफर बाय टेलीफोन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सिग्नल, मॉडेम, ठीक है, मॉडेम। फिर फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डिमोडुलेशन, हाँ मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, वही चीज़ है।
such a device which convert data into impulse and transmit it through terminal to कंप्यूटर एंड वही मॉडेम का ही है, ठीक है। मॉडेम इज हार्डवेयर डिवाइस दैट इंटरफेस विद टेलीफोन लाइन एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट इंटरनेट जो आता या जाता था वो टेलीफोन लाइन के थ्रू पहले था, ठीक है, जो डायल अप सिस्टम था। अब वायरलेस हो गया है, पहले डायल अप था, ठीक है। The form of information signal used in sending fax or email, analog and digital signal both. Connecting devices are router, hub, switch. ये सब इस्तेमाल की जाती है। अब तो सब चीज़ें वायरलेस हो गई हैं, तो इनका उतना मतलब नहीं है और इनबिल्ड होती हैं अब तो, ठीक है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले इस सब की ज़रूरत अलग से पड़ती थी कि राउटर लगाया, हब लगाया, स्विच लगाया। अब तो सारी चीज़ें इनबिल्ड है अपने आप। फिर सेलेरियन पेंटियम कोर सीरीज ये कंप्यूटर प्रोसेसर्स थे, एक्सपी के रिलेटेड थे, ठीक है। वो एक्सपी कह रहे हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर्स हैं ये, जो इंटेल के, इंटेल कोर आपने सुना होगा, इंटेल पेंटियम आता था, ठीक है। रोम इज मेमोरी टू रीड ओनली। कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी रोम है, ठीक है, रोम चेंज नहीं होता था। A means of specifying location of data in memory is address, एड्रेस का इस्तेमाल। CD रोम का मतलब है compared with read only memory। In computer terminology RAM stand for random access memory। In primary कंप्यूटर सिस्टम रैम, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती थी रैम होती है। रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी में जो आपके सॉफ्टवेयर होते थे वो फिक्स होते थे, वो बस उनको एक्सेस कर सकते हो, उनको चेंज नहीं कर सकते हो। द नेम ऑफ शॉर्ट फॉर्म, द नेम शॉर्ट टर्म ऑफ मेमोरी दैट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो जैसे आपका रफ पेज होता है ना, कि वहाँ सारी प्रोसेस हो रही हैं और जब जैसे ही आप बंद करोगे तो वो खत्म, ठीक है, वैसा। रैम इज पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। काफ़ी सारे हैं यार, ठीक है, बाद बाद में करते हैं, अभी के लिए इतनी, धन्यवाद।